हेलो बच्चों, एकदम फाइन सब लोग, एकदम फाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आज अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है इसकी। एक मिनट, पहले तो ये बताओ बोर्ड और वॉइस एकदम क्लियर है कि नहीं? बोर्ड और वॉइस, मेरी आवाज और बोर्ड एकदम क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालिए। आपको चलिए, तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, ध्यान में लाओ। बोर मॉडल हो गया था अपना पूरा, बोर मॉडल से रिलेटेड एनर्जी हो गई थी। और बोर मॉडल के पहले मैंने आपको प्लांक क्वांटम सिद्धांत पढ़ाया था। याद है सबको प्लांक क्वांटम थ्योरी? प्लांक क्वांटम थ्योरी सबको याद है? यस और नो? प्लांक क्वांटम थ्योरी कितना सिंपल था बच्चों। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका था। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। देन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला था। और आप जानते हैं न्यू इक्वल टू होता है सी वाई लेमडा, या सी इक्वल टू न्यू लेमडा। सी इक्वल टू न्यू लेमडा। तो हमारा ये फार्मूला बन गया था सी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये फार्मूला बन गया था। और बच्चों 1/λ इक्वल टू होता है न्यू बार, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। तो हमारा अगला फार्मूला बन गया था E इक्वल टू एच सी न्यू बार। तो मैंने ये तीनों फार्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए थे उस समय। तो फिर से याद करिए, इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। एनर्जी, किसी भी फोटोन की एनर्जी उसकी आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है। और एच प्लांक कांस्टेंट है। जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, पुरानी क्लास देख लेंगे। एच का वैल्यू भी हमने लिख लिया था। एच का वैल्यू याद है आपको? एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये जूल सेकेंड में था, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। एच है ये एच सब जगह एच। और सी क्या है बेटा? प्रकाश का वेग 3.003 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रकाश का वेग है। ध्यान से सुनना, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग का मतलब होता है कि उसके प्रकाश के किसी भी प्रकाश की किसी भी लाइट, ध्यान देना, चाहे वो गामा रे हो, चाहे वो एक्स रे हो, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट हो, चाहे वो विजिबल हो, विजिबल माने ब्लू टू रेड, ठीक है, वायलेट टू रेड सॉरी, और चाहे वो इंफ्रारेड हो, कोई भी हो, चाहे इंफ्रारेड हो चाहे माइक्रोवेव हो, इन सबके फोटॉन्स का वैक्यूम में वेग, प्रकाश का वेग, या हम यूज करते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग मानते हैं। तो निर्वात में प्रकाश का वेग हमेशा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो कोई सी भी रेडिएशन का फोटॉन हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी रेडिएशन का फोटॉन हो, चाहे वो गामा रेज हो, चाहे वो एक्स रे हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, विजिबल हो, इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव हो, किसी का भी रेडियो वेव हो, आगे और रेडियो वेव भी होती, तो उन सबके फोटॉन का जो वेग होता है वह 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि फोटॉन की बात कर रहे हैं हम। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यही फोटॉन और लाइट अलग अलग चीज है। तो लाइट का ही क्या है, एक छोटा सा स्मॉल एनर्जी पैकेट जिसे हम बोलते हैं फोटॉन, ठीक है। तो इस तरह से ये बात आप लिख लें जल्दी से। नेक्स्ट, अब बच्चों ये बात वैसे मैं पूरी तरह से आपको
ये बात मैं पूरी तरह से प्लांक क्वांटम सिद्धांत में हर तरह से समझा चुका हूं, जरा सा मैंने रिपीट किया है ये, जिसको पिछली क्लास में आप जरूर देख लें अगर जिसको दिक्कत हो तो। दूसरा, आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण। तो बच्चों आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण हम जानते हैं, उसमें भी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पर E फोटोन की ऊर्जा, इसी फोटोन की, ये जो फोटोन हम लिख रहे हैं उसी की ऊर्जा आइंस्टीन ने एम सी स्क्वायर के रूप में कैलकुलेट की, जहां, ठीक है, एम सी स्क्वायर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सब जानते हैं, सी प्रकाश का वेग, ये यहाँ पर यूज किया है मैंने। इन दोनों समीकरणों को यदि हम मिला दें, दोनों समीकरणों का उपयोग करें, दोनों की ऊर्जा फोटॉन की ही ऊर्जा है, दोनों की ऊर्जा फोटॉन की ही ऊर्जा है, तो हमारा डी ब्रोगली कंसेप्ट तैयार हो जाता है। अब अपने को आज के क्लास में डी ब्रोगली समझना है, डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण। तो क्वेश्चन आता है डी ब्रोगली समीकरण किन किन से बनता है, तो प्लांक क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण, इन दोनों को यदि हम उपयोग में लाएं, इसको अपन नंबर 1 दे दें, इसको नंबर 2 दे दें, तो आपका तैयार हो जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू, ध्यान से सुनना, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एच न्यू को आप लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये सी से ये सी आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू एच अपान एम सी, ये आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो इसको पहले लिख लें, लेमडा इक्वल टू एच अपान एम सी। ध्यान देना बच्चा, दिस इज द मास, दिस इज द वेलोसिटी, पर ये लाइट के लिए है, फोटॉन के लिए है ये। अब ध्यान से सुनना, फोटॉन का, फोटॉन का द्रव्यमान डिफाइंड नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है, नहीं होता है, फोटॉन का द्रव्यमान डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए हम एम मास ऑफ फोटॉन के रूप में मास फोटॉन का व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ लें, मास ऑफ फोटॉन इज नॉट डिफाइंड, मास ऑफ फोटॉन इज नॉट डिफाइंड लाइक इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास आप लिख देते हो, इलेक्ट्रॉन का मास आप लिख देते हो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ऐसा फोटॉन का मास डिफाइंड नहीं होता है, और हम यहाँ पर फोटॉन के मास को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और सी तो हमें मालूम है, लेकिन एम और सी का प्रोडक्ट हम बता सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं, बोलो, द्रव्यमान इंटू वेग, क्या कहलाता है, संवेग। तो हम इसको पी के रूप में लिखते हैं फोटॉन के लिए, फोटॉन के लिए लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। एक्चुअली फोटॉन के लिए तो पी ज्ञात किया गया था एच अपान लैम्डा, ये एक्चुअल फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। तो फोटॉन का मोमेंटम, फोटॉन का संवेग, फोटॉन का संवेग एच अपान लैम्डा के बराबर होता है। फोटॉन का, हम फोटॉन की तरंग दैर्ध्य तो निकाल सकते हैं, तरंग दैर्ध्य तो हमें मालूम है फोटॉन की, उसमें कोई दिक्कत नहीं तरंग दैर्ध्य में। तो हम P ज्ञात करते हैं फोटॉन का, P इक्वल टू एच बाई लेमडा, P इक्वल टू एच बाई लेमडा, फोटॉन का P संवेग ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, वो भी एच बाई लेमडा से। लेकिन हम एम सी से एम इंटू सी का मल्टीप्लाई कर दें और बोले सर मतलब उसका संवेग निकाल लें, ऐसा संभव नहीं है। एम सी से एम सी निकाल सकते हैं पर एम नहीं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो P इक्वल टू एच बाई लेमडा या लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। तो ये फोटॉन की
बारे में हमने जाना। चलिए लिखिए इसको। अब देखो, सब जानते हैं कि जो फोटॉन है, ये जो फोटॉन है, ये प्लांक ने बोला था कि ऊर्जा का एक पैकेट, प्लांक ने इसे ऊर्जा का पैकेट, ध्यान से सुनना, और इसी को हम बोलते हैं क्वांटा, इसी को हम बोलते हैं क्वांटा या क्वांटम। तो जो क्वांटम वर्ड है, क्वांटम वर्ड का मतलब होता है एक निश्चित ऊर्जा के मान वाला पैकेट। तो हम यहाँ पर ऊर्जा तो बोलेंगे, निश्चित ऊर्जा का पैकेट, माने उसकी हर फोटॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, हर फोटॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। तो आप इसे क्वांटा वर्ड भी दे सकते हैं। अब बताओ, ये जो फोटॉन है ये किससे बना हुआ है? ऊर्जा से, ठीक है। और किसका फोटॉन है? लाइट का। तो लाइट का फोटॉन, फोटॉन इस तरह से चल रहा है क्योंकि फोटॉन की गति बहुत तेज है, फोटॉन की गति बहुत तेज है। फोटॉन की गति का मतलब कितनी गति? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोटॉन की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इतनी तेज गति से ये फोटॉन चलता है और ये वेव बनाता है, इस तरह ये वेव बनाता है, सब जानते हैं वेव नेचर। तो हम प्रकाश को तरंग की भांति समझते हैं, प्रकाश को तरंग की भांति या प्रकाश तरंग की भांति हम समझते हैं, प्रकाश को तरंग समझा जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिनमें प्रकाश को कण की भांति भी समझा जाता रहा है। प्रकाश को तरंग की भांति समझते हैं, लेकिन प्रकाश को कण की भांति भी व्यवहार करते देखा गया है, प्रकाश को कण की भांति व्यवहार करते देखा गया है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, प्रकाश को कण की भांति व्यवहार करते देखा गया है, इसलिए यह तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो प्रकाश या उसका फोटॉन हम बोल दें तो प्रकाश तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। प्रकाश तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। ध्यान से सुनना, तरंग की क्या परिभाषा होती है? तरंग जो आपने अभी लिखी, यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया, C = न्यू लैम्डा। जरा सोचो, तरंग की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? उसमें वेग तो होता ही है, प्लस क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, प्लस क्या होती है? वेवलेंथ। तो तीन चीजें, वेग होगा, आवृत्ति होगी और तरंग दैर्घ्य होगी। तो यह सबसे खास बात होती है। तो तरंग में तरंग दैर्घ्य का गुण, आवृत्ति का गुण, वेग का गुण, तीनों के गुण यहाँ पर विद्यमान है। ये हमारा तरंग व्यवहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझ रहे हैं। और कण में कोई भी कण, ये पेन है, ये कण है, ये पेन है, ये कण है, तो उसमें द्रव्यमान का होना जरूरी है, मास का, ठीक है। तो कण में द्रव्यमान का होना जरूरी है और तरंग में C न्यू लैम्डा का होना जरूरी है। अब बताओ, हमने यहां पर एक फार्मूला लिखा था, लैम्डा इक्वल टू H/m × C। तो आप बताओ, लैम्डा तरंग का गुण है, ये लैम्डा तरंग का गुण है, और कण का गुण क्या है? उसमें द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान भी है, पर द्रव्यमान सीधे नहीं निकलेगा इस फोटॉन में, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा जो प्रकाश है वो तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। इस सिद्धांत का उपयोग, ध्यान से सुनना, इस सिद्धांत का उपयोग बहुत सारे साइंटिस्ट ने, मेनली डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन पर किया सबसे पहले। तो इसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं इसको हम लैम्डा इक्वल टू H/mc को अगर हम रिप्लेस कर दें
लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी से रिप्लेस कर दें, ये वी है, वी फॉर वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब जो एटम से छोटे पार्टिकल हैं, एटम के लिए और मॉलिक्यूल के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को जो कि प्रकाश के लिए था, इसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, एटम के लिए, एटम माने परमाणु के लिए, परमाणु के लिए और अणु के लिए भी व्यक्त कर दिया। इस इक्वेशन को आपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु सभी के लिए व्यक्त कर दिया। तो यहां पर डी ब्रोगली साहब ने लैम्डा जो लिखा, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी, ये सारे ये कण के रूप में जानते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कण है, प्रोटॉन कण है, न्यूट्रॉन कण है, अल्फा कण है, परमाणु कण है, अणु कण है। तो हम ऐसा जानते हैं कि ये कण है, लेकिन वास्तव में ये कण तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जिसे हम कण मानते हैं, इसे हम कण मानते हैं, जो तरंग की भांति व्यवहार भी करता है। तो कण के साथ साथ तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो इलेक्ट्रॉन कण है जिसे हम कण मानते हैं। आपको मालूम, बोर ने अपना परमाणु मॉडल, जरा ध्यान से सुनना, बोर ने अपना परमाणु मॉडल जो दिया, यह मान करके कि इलेक्ट्रॉन कण है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कण है। ये बोर का ड्रॉबैक था, तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक कण है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक कण है, जो कि बोर का ड्रॉबैक था। क्यों? क्योंकि डी ब्रोगली ने आगे सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ तरंग की भांति व्यवहार भी करता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि बोर का ड्रॉबैक क्या है, तो पहला ड्रॉबैक ये हो गया सामने कि भाई बोर ने जो भी अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, वो इलेक्ट्रॉन को कण मान करके, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान करके उसने अपना बोर मॉडल प्रस्तुत किया था। एक ये ड्रॉबैक भी है, मतलब मैं आपको ड्रॉबैक साथ में लिखा दूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये एक ड्रॉबैक बोर का बनता है, जिसको किसने प्रूफ किया? बोलो कि भाई अकेला कण की तरह व्यवहार नहीं करता, आपका परमाणु मॉडल ठीक नहीं है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। तो बोर के परमाणु मॉडल का एक ड्रॉबैक ये हो गया, जो इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान एमसी को, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एमसी को आपने लैम्डा इक्वल टू एच अपान एमवी से विस्थापित कर दिया, और यह वी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु आदि के लिए वेग हो गया, और एम इन्हीं का द्रव्यमान भी हो गया। चलिए अब मैं ये लिखता हूं, ये लिख रहे हैं साथ में, मतलब इन सबके लिए बात कर रहा हूं, खाली के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, सबके लिए। तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार इसलिए करने लगा, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन कण है जो तरंग की भांति इसलिए व्यवहार करने लगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अति न्यून है, उसका द्रव्यमान अति न्यून है और वेग बहुत अधिक है। तो वे कण जिनका द्रव्यमान अति न्यून एवं अति न्यून दिया, देखिए अति न्यून एवं मास मतलब द्रव्यमान एवं वेग बहुत अधिक होता है, ऐसे कण तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, ऐसे कण
तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं, तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर हमें वेग बहुत अधिक की बात करना है, द्रव्यमान अति न्यून की बात करना है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी बहुत कम होता है और वेग भी बहुत अधिक होता है, दोनों बातें। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करने लगा। चलिए लिखिए जल्दी। सब लोग लिख चुके हैं? चलिए ध्यान दीजिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी। एम हो गया मास और v हो गया वेलोसिटी। देखो मैंने v वेलोसिटी छोटे उससे लिया है, वेलोसिटी। ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए आप मास जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, किलोग्राम में लेना है, ठीक है। वेलोसिटी आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इक्वल टू 2.18, जिसको 2.2 लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 6 इंटू z अपान n मीटर पर सेकेंड, ये होती है वेलोसिटी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की आप बात करेंगे तो आपको वेलोसिटी पर ध्यान देना है। ये वेलोसिटी हो गई। z आप जानते हैं एटॉमिक नंबर, z क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या जो कि मुख्य कक्षा आप बोल सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप बोल सकते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य कक्षा की संख्या है। तो ये मैं आपको पहली क्लास में आपको करा चुका हूं, इसके पहले जो क्लास थी उसमें। तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg और वेलोसिटी। तो ये आप दोनों आपको मालूम है। और एच तो सबको मालूम होता है, एच में तो मैंने अभी लिख ही दिया है कि एच क्या है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो एच आपके सामने है 6.6 इंटू 10 टू द पावर, एच में लिख देता हूं परमानेंटली फिर से, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो आपका लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए आपको वेलोसिटी उस ऑर्बिट में निकालनी होगी, जो मैं अभी क्वेश्चन देके आपको समझाऊंगा। प्रोटॉन के लिए बच्चों, प्रोटॉन का मास मैंने लिख दिया था। किसको याद है प्रोटॉन का मास? मैंने लिख दिया था 2-3-4 क्लास पहले की बात है। प्रोटॉन का मैंने मास क्लियर किया है आपको। किसको याद है प्रोटॉन का मास? बोलो, प्रोटॉन का मास किसे याद है? किसी को भी याद नहीं है? आप देखिए, फिर गलत बात है कि आप प्रोटॉन का मास आप लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, ये बहुत गलत बात है। आपको याद होना चाहिए प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। चलिए, और वेलोसिटी प्रोटॉन की ये दिया जाएगा आपको प्रश्न में, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी इस तरह से नहीं निकाल सकते, इसकी वेलोसिटी आपको दी रहेगी यदि जरूरत पड़ती है तो। न्यूट्रॉन, ये मास आप न्यूट्रॉन का, ये वेलोसिटी आपको दी रहेगी, ठीक है। प्रोटॉन का मतलब एच आयन हो गया, ध्यान से सुन लेना। अगर अल्फा कण है, हाँ, अल्फा कण यदि आपको दिया जा रहा है, तब आपको अल्फा कण के पहले मैं एटम की बात कर लेता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। परमाणु, अगर आपको क्वेश्चन परमाणु के लिए दिया जा रहा है तो ध्यान से सुनना, H तो ये है, M परमाणु का जो द्रव्यमान है, ये M की मैं बात कर रहा हूं। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो परमाणु भार यूज करना है। परमाणु भार होता है ग्राम में, अभी मैं समझाता हूं। परमाणु भार बटे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एवोगैड्रो नंबर है। तो ये आपका एक परमाणु का द्रव्यमान आएगा। ध्यान से सुनना, जो परमाणु भार लिखते हो आप, वो एक मोल का भार लिखते हो, माने 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणुओं का भार परमाणु भार कहलाता है।
और परमाणु भार को यदि तुम डिवाइड कर दोगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। ये एक परमाणु का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। यहाँ पर ये गलती नहीं करेंगे, परमाणु भार बटे एवोगैड्रो नंबर, तो ये आएगा बच्चों ग्राम में, और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, क्योंकि आप यहाँ पर सारी यूनिट एमकेएस ले रहे हो, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की पावर -3 से, माने आपने डिवाइड किया है 1000 से, ग्राम को आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो किलोग्राम में बदल जाएगा, तो ये आपका किलोग्राम में द्रव्यमान हो गया। ये बात आपको समझ आ गई सबको अच्छे से, ये बात आपको समझ आ गई सबको अच्छे से। अगली बात, अगर आपको अणु दिया जाता है, अणु दिया जाता है, तो अणुभार आपको निकालना है। अणुभार सब जानते हैं क्या होता है, अणुभार होता है ग्राम में, और जो अणुभार होता है वो एक अणु का भार नहीं होता, वो एक मोल अणुओं का भार है, और एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। तो इसको भी आप एवोगैड्रो नंबर 6.02, कुछ बुक में 22 लिखा है, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, 23, यहाँ 23 हो तो भी चल जाएगा, 22 हो तो भी चल जाएगा। तो ये आया बच्चों ग्राम में, और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपको एक अणु का द्रव्यमान m आ जाएगा। तो अब आपको किसी भी तरह लैम्डा निकालना हो तो h को फिक्स है, वेलासिटी आपको उनकी दी जाएगी, यहाँ भी वेलासिटी आपको दी जाएगी, यहाँ भी वेलासिटी आपको दी जाएगी, यहाँ भी वेलासिटी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलासिटी हो सकता है ना दी जाए, इलेक्ट्रॉन की वेलासिटी हो सकता है ना दी जाए, तो आप इस तरह से इसकी निकाल लेंगे। और अब आप किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहाँ ध्यान दो, जैसे मैंने आपसे बोला हाइड्रोजन परमाणु की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए। क्वेश्चन लिखिए, यदि अपन क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिल्कुल एकदम बात समझ आ जाएगी यहाँ इसकी। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालो यदि उसका वेग, ये आपको वेग दिया जा रहा है, कोई ताप दे सकते हैं, उस ताप पर तो ताप से डरना नहीं, वेग चाहिए हमको, यहाँ ताप की जरूरत नहीं, उस ताप पर वेग, तो उस ताप पर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे। तो यदि उसका वेग सपोज दिया जा रहा है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया। अब आपको ये फार्मूला लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है आपको हाइड्रोजन परमाणु की, इलेक्ट्रॉन की नहीं। तो एस तो हो गया 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई, अब वेग आपको ये दिया हुआ है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये भी MKH यूनिट जूल सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। अब आपको m चाहिए, तो m आप यहां से निकालेंगे, परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो से, तो इसको ऊपर ले जाना, एवोगैड्रो को आप ऊपर ले जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 6.023 × 10⁻23, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ये थोड़ा 1/6.023 × 10⁻23 × 10 की पावर -3, ये ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया आपने मल्टीप्लाई करके। तो ये हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार होता है 1 ग्राम, हाइड्रोजन का अणु भार होता है 2 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर ये आपको बात ध्यान रखना, ये ग्राम में है, एवोगैड्रो से डिवाइड किया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन परमाणु की डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो फटाफट लिखें ताकि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराऊं, आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है, क्या सोचना क्या है, बड़ा सिंपल है। तो फटाफट लिखिए। अब आप यहाँ पर
हाइड्रोजन परमाणु की जगह H2 अणु की बात करें, अब देखो हाइड्रोजन परमाणु की जगह ये H2 अणु दिया जा रहा है, माने हाइड्रोजन दी जा रही है, हाइड्रोजन की डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हाइड्रोजन की मतलब होता है हाइड्रोजन का अणु। अब बताओ, जब हाइड्रोजन के परमाणु का भार एक है और दो इसमें हाइड्रोजन के परमाणु है, तो यहाँ पर अणु भार हो जाएगा डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो बच्चों यहाँ पर अणुभार जो हो गया वो 2 ग्राम हो गया, ये 2 H2 का 2 हो जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो वेलोसिटी आपको जो भी दी जाए वो आप रख ही देंगे। बात क्लियर हो गई अच्छे से? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आप इनकी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऑक्सीजन दिया होता, सोचो ऑक्सीजन O2 अणु दिया होता, मान लीजिए O2 दिया होता, तब क्या करते? तो वो सारी चीजें, वेलोसिटी सपोज यही है। तो बच्चों यहाँ पर आप जानते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, परमाणु का भार, परमाणु का 1 मोल का भार 16 ग्राम, और अणुभार होता 32 ऑक्सीजन का। तो बेटा यहाँ पर आपको 32 लेना है, 32 ग्राम इतने अणुओं का भार है। तो एक अणु का भार ये आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से, तो ये आपको मिल जाएगा किलोग्राम में भार। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके ऑक्सीजन की अणु की डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। बोलो क्लैरिटी आ गई आपको? पूरे पॉइंट्स में क्लैरिटी आ गई सबको? यस और नो बताइए। यस सर। तो अब आप पहचान गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन, तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन समझा दिए। अगला चलो। नेक्स्ट है, अब मान लीजिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की बात की। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोई तरंगदैर्ध्य निकालिए। ये सपोज आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। एक परमाणु में तृतीय कक्षा में, बात है तृतीय कक्षा की, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए। तो बच्चों लैम्डा अपने को कैलकुलेट करना है। एच हम जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हो, ये 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में। अच्छा, अगर ये ग्राम में हो तो किलोग्राम में लिख दो। इसको आप किसमें, जिस यूनिट में भी आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो तो मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपको क्या चाहिए बताओ? अब आपको वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए आपको यहां पर चलना पड़ेगा। ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इक्वल टू, ध्यान देना बच्चों, 2.18 होता है, पर मैंने उसको 2.2 लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंटू 10⁻6 है। जेड हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान कितना होता है बोलो? 1, डिवाइडेड बाई ऑर्बिट कौन सा दिया है? ये तृतीय कक्षा, ये तृतीय उत्तेजित कक्षा नहीं है, ये तृतीय उत्तेजित कक्षा नहीं है, तृतीय कक्षा है। तो तृतीय कक्षा में ये 1 डिवाइडेड बाई तृतीय कक्षा, एन का वैल्यू कितना दे दिया बच्चों? 3 दे दिया। अब बताओ, अगर मान लो अब आप इसे सॉल्व करो या आप इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप तो इसको यहां रखो, ये 3 को ऊपर ले जाना, 3 को ये 9.1 दिया है ना, 9.1 को 9 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 2.2 को 2 मान लेना, ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 2.2 इंटू 10⁻3, ये 2.2 इंटू 10⁻6, और ये 3 नीचे, इसको आप ऊपर कर दो, और अब आराम से ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, और ये कैंसिल हो जाएगा फिर 3 से, फिर ये 3 से फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, और आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना है आपको, क्योंकि कैलकुलेशन, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऐसा करके छोड़ना मत। कभी कभी क्या है, अपने को कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अपनी हैबिट कैलकुलेशन की बनी रहनी चाहिए।
होता क्या है, अपन ऐसा करके आप तो मैं कर ही लूंगा, कर तो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो 8th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, पर आपकी हैबिट बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आपको हैबिट में हर चीज रहनी चाहिए। सिलेक्शन हैबिट का, सिलेक्शन जो होता है वो हैबिट के कारण होता है, सिलेक्शन जो होता है वो हैबिट के कारण, हमारी हैबिट कैसी है इस बात पे सक्सेस डिपेंड करती है, इसलिए बोला जाता है, ठीक है, कि हैबिट जो है वही सक्सेस है, समझ गए ना, ऐसा बोला जाता है। तो अब मुझे लगता है आप हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैलकुलेट करना सीख गए। अब अगर मान लो मैं यही क्वेश्चन आपको हीलियम परमाणु की जगह हीलियम आयन दे देता, हीलियम आयन दे देता ये, अब बताओ हीलियम आयन में तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालना है, तो 2.22 हीलियम के लिए जेड का वैल्यू आप जानते हो 2 होता है, और तृतीय कक्षा के लिए तृतीय कर दिया, और अब आप इसको सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ की ये पहली बात अच्छे से सबको क्लियर हो गई कि नहीं हुई? बताओ बच्चों, ये बात क्लियर हो गई आप लोग को? यस सर। अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि सर आपने इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल दी, हाइड्रोजन की निकाल दी, सबकी निकाल दी, ठीक है, ये आपको वेव नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इतना सा है, इलेक्ट्रॉन इतना सा बोर्ड पे बड़ा दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हो जिसका मास 9.1 × 10⁻³ kg, और हमारा जो क्या बोलते हैं क्रिकेट की बॉल है सपोज, तो क्रिकेट की बॉल उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी है, क्रिकेट की बॉल इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बड़ी, हजारों लाखों गुना बड़ी है, 10⁻³ और क्रिकेट की मास, ये बॉल का, क्रिकेट की बॉल है, इसका मास सपोज अपन मान लें, सपोज मान लिया मैंने 100 ग्राम, 100 ग्राम की तो होती है यार क्रिकेट की बॉल, अगर आप हाथ में रख के देखो तो अंदाज लगेगा 100 ग्राम की, मैंने अप्रॉक्स मान लिया 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब कितने किलोग्राम? 0.1 किलोग्राम, आपको किलोग्राम में बदलना है, माने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो केजी में बदल जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो क्या आप, अगर अपना कपिल देव हुआ या जो सबसे बड़े बड़े बॉलर हैं जबरदस्त, तो उनकी बॉल की स्पीड कितनी होगी? उनके बॉल की स्पीड ज्यादा से ज्यादा सपोज हम मान लें 50 ज्यादा बोल, 50, 500 मीटर पर सेकेंड, सपोज इतनी हो। वैसे 500 मीटर पर सेकेंड तो बहुत ज्यादा होती है, एक सेकंड में 500 मीटर नहीं जा पाएगी, 500 मीटर पर सेकेंड मान लिया अपन ने, ठीक है। और अब अपन माने कि हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालें इसकी, तो तुम इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ और इस क्रिकेट की बॉल की डी ब्रोगली वेवलेंथ में अंतर समझना, 6.6 × 10⁻34 है, नीचे मास किलोग्राम में 0.1 है, कितना कम है, और ये 500 मीटर पर सेकेंड है। अब बताओ, ठीक है, अगर अपन इसको 660 मीटर मान ले, 500 की जगह 660 कर दो तो और अच्छा रहेगा, फटाफट कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बताओ इतना कम है, ये 0.1 से 0.1 गया, और ये 660 है, ये 10, और ये 10⁻³ है, तो क्या बचा? 10⁻⁻, कितना रहेगा? 10⁻⁻35 हो गया। अब बताओ वेवलेंथ, इतना कम वेवलेंथ, ये मेजरेबल ही नहीं है। और अभी तुमने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाला, उसको कैलकुलेट करके देखना, और इसको देखना, तो तुमको लगेगा कि यार ये तो 10⁻⁻35, इतना कम 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 कम, इतना कम वेवलेंथ है कि आपका ये ऐसा दिखेगा ही नहीं, आपको ये वेवलेंथ ऐसा आपको नजर ही नहीं आएगी। ये देखो ऐसी वेवलेंथ आपको नजर आएगी, जबकि इलेक्ट्रॉन में बिल्कुल एकदम क्लियर आपको वेवलेंथ नजर आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जब वेवलेंथ निकालोगे तो वो बहुत ज्यादा होगी, और इसकी जब वेवलेंथ निकालोगे तो ये देखो 10⁻⁻35, तो इतना कम वेवलेंथ है, इतना कम मीटर में है कि आप इसे मेजर नहीं कर सकते, मेजरेबल नहीं है। तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये बॉल बिल्कुल सीधी जा रही है, जबकि बना वो भी वेव रही है, उसको आप फैलाओ और फैलाओ और फैलाओ तो ऐसा दिखेगा, पर बहुत ज्यादा आपको इसको फैलाना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा आपको, तब तो इतना कम वेवलेंथ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं
कि बॉल हुआ, कार, कितनी भी तेज स्पीड से कार चलाओ लेकिन वो वेव की तरह व्यवहार नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और वेग बहुत कम है। तो वे सूक्ष्म कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल जैसे हैं, बहुत छोटे हैं, जिनका द्रव्यमान बहुत कम है और जिनकी वेग बहुत ज्यादा है, उस स्थिति में वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो बच्चों ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ कि हम क्रिकेट की बॉल को वेव की तरह क्यों नहीं मानते। चलिए आगे चलते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv, v फॉर वेलोसिटी। और आप जानते हो काइनेटिक, ये आपका इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आप जानते हो हाफ mv² होता है। तो v इक्वल टू आ गया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी को मैं पूरा ऐसा लिख देता हूं, पूरा काइनेटिक एनर्जी, ये k फॉर कांस्टेंट नहीं है, पूरा k ई फॉर काइनेटिक एनर्जी, आप चाहो तो e लिख सकते हो, ठीक है। तो v² इक्वल टू 2ke/m, या v इक्वल टू आपको क्या मिल गया, √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। ये अब इसमें आप वैल्यू रख दो काइनेटिक एनर्जी का, तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू h/m इंटू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। इस m को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, m को m स्क्वायर कर दिया, m से एक m कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू h/2ke काइनेटिक एनर्जी इंटू m, इसका पूरे का स्क्वायर रूट। बात समझ आ गई ना? m को अंदर ले गया, m स्क्वायर हो गया, m से एक m कैंसिल हो गया, नीचे वाला m कैंसिल हो गया, एक m बच गया। ये आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, किसके, जब उसकी आपको काइनेटिक एनर्जी दी जाए, इलेक्ट्रॉन वगैरह की आपको काइनेटिक एनर्जी दी जाए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। लैम्डा इक्वल टू h/2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। तो फटाफट लिखिए, जैसे मान लीजिए आपको, हटा दें इसको, लैम्डा इक्वल टू h, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम, हाइड्रोजन क्लास में हूं, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए, ये क्वेश्चन। तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करिए प्रथम कक्षा में। अब बताओ, सब जानते हैं हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 है। बहुत ध्यान से सुनना, ऊर्जा इक्वल टू होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जितनी ऊर्जा होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आपको बोर की कक्षा में जाना पड़ेगा, बोर की उसमें जाना पड़ेगा आपको। तो मैंने वहां पर आपको बोर सिस्टम में, बोर इलेक्ट्रॉन मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल में समझाया था काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मान बराबर होता है। यहाँ पर टोटल एनर्जी माइनस में होती है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। आपको यहाँ पर अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, देखिए, बट ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप जानते हो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है।
तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो आपको काइनेटिक एनर्जी किसमें मिल जाएगी बताओ। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह अब जूल में काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ये मल्टीप्लाई कर देना तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने किसमें बदल दिया, जूल में। ये आपका आ गया, मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, तो ये आ गया 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और अब आपकी ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आप रख दो, तो लैम्डा इक्वल टू ये आपका आएगा 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपके पास ये है 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये आ गया आपका, ठीक है, जूल। और अपॉन एम आप जानते ही हो 9.1 इंटू 10⁻31 kg आपका। ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेना भैया, ये तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, इतना मैं सॉल्व करके थोड़ी दूंगा, तो ये आप सॉल्व कर लेना। तो आपको कंसेप्ट समझा दिया मैंने कि क्या हो रहा है। आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं दी है, आपको टोटल एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन की, और आपको विद्या मालूम है कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होती हैं, और बराबर होती है, पर काइनेटिक एनर्जी का साइन प्लस होता है, टोटल एनर्जी का माइनस है। मैंने आपको बोर मॉडल में बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बताइए, ये बात समझ आ गई आपको अच्छे से। अब यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको हीलियम आयन के लिए दे दिया जाता, हीलियम आयन के लिए, तो फिर आपको जेड की बात करनी होती, जेड, फिर यहाँ पर आपको ये अलग दिया होता, फिर आपको ये अलग दिया होता। समझ गए बात को कि प्रथम ऑर्बिट में तो आप समझ गए होंगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो ये आपको वैल्यू दी जाती इंटू जेड स्क्वायर, माने हीलियम का Z2, और प्रथम कक्षा के लिए 1 का स्क्वायर, ये डबल हो जाता, तो 4 गुना हो जाता, तो आप यहाँ पे रख देते हैं। तो बस ये बात आपको समझनी है। हो गया क्लियर कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं क्लियर आपको सबको? क्यों बच्चों, बताओ मेरे को। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे से समझना बात को कि काइनेटिक एनर्जी दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी तो जूल में बदलिए। अगर आपको हाइड्रोजन के किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में दी तो टोटल एनर्जी दिए, और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको मालूम है, यदि पोटेंशियल एनर्जी दी है तो उसका रिलेशन भी मालूम है। तो हमने बोर के समय में ये तीनों एनर्जी को इसीलिए पढ़ा कि आपको कभी दिक्कत आने वाली नहीं है आगे। हमेशा पूरा पढ़िए, पूरा कंसेप्ट समझिए, पूरी थ्योरी समझिए, आपकी समस्या खत्म होगी। अगर आपने शॉर्टकट चले केवल शॉर्टकट, तो फिर काम चलने वाला नहीं है। मैं शॉर्टकट भी लगा देता हूं, ध्यान दो, आगे बढ़े। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, 2 KEM, ये आपका फार्मूला है। ध्यान से समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी का आपने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू V। कोई आवेशित कण है, ये हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश नेगेटिव होता है, ये आवेशित कण है, ये आवेशित कण। इस आवेशित कण को यदि V वोल्ट से त्वरित किया जाए, a charged particle is accelerated by V potential, then its kinetic energy is equal to E into V। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है E into V, where E आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आवेश है, तो ये E हो गया। और V जो होता है
ये पोटेंशियल है जो वोल्ट में लेना है आपको, ये लिख दिया है मैंने, पोटेंशियल इन वोल्ट। तो ये आपका ईवी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया बच्चों, ये ईवी जो है वो हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसकी जगह, आप काइनेटिक एनर्जी की जगह ईवी रख सकते हैं, और लैम्डा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2 ईवी इंटू एम, ये यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना बच्चों कि ये वोल्ट में है, तो इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना रहेगा ई इंटू वी को। तो ये आप ध्यान से लिख लें, हटा दिया जाएगा। देखो ध्यान देना बच्चों, हटा दें अब इसको। अगर मैं ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए लगाऊं, ये फार्मूला प्रोटॉन के लिए लगाऊं, ये फार्मूला अल्फा पार्टिकल के लिए लगाऊं, बोले न्यूट्रॉन के लिए क्यों? न्यूट्रॉन चार्ज्ड नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। और हमने ये बात की है चार्ज्ड पार्टिकल के लिए। किसके लिए बात की हमने? चार्ज्ड पार्टिकल के लिए। तो बच्चों ध्यान से सुनना, एच का मान आपको मालूम ही है 6.66 या 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ई फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई फॉर चार्ज, ई फॉर चार्ज, ई फॉर चार्ज, ये चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज तो बराबर होता है, पर अल्फा पार्टिकल पर चार्ज आपको याद है कितना होता है? 2 यूनिट होता है, माने 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2, क्योंकि वहां पे 2 पॉजिटिव होते हैं। आपको याद होना चाहिए यार, 2 अल्फा 4 ऐसा लिखते हैं, ये 2 पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर 1 निगेटिव है, प्रोटॉन पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पर 2 है। तो हम इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख सकते हैं, ध्यान देना, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये रख दीजिए, ये रख दीजिए, ये रख दीजिए, ये रख दीजिए, सीधा आ जाएगा 12.3 अपान, ध्यान से सुनना, वी वोल्ट, वी स्क्वायर रूट में है ये रख दीजिए, ये रख दीजिए। ये एम तो सबका फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, एच भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो आपका ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, सीधा आप एंगस्ट्रॉम में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, 12.3 अपान वी। अगर आपको सीधा वी दिया जाए तो आप ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका याद रखना। एंगस्ट्रॉम में यार सेंटीमीटर में बदलना हो तो आप सब जानते हो ना, 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। सबको ये मैं लिख दूंगा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये होता है रिलेशन। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में, सेंटीमीटर में आप बदल ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बात कर सकते हैं हम। 12.3 अपान वी वोल्ट, वी का स्क्वायर रूट लेना, लैम्डा प्रोटॉन। तो बच्चों प्रोटॉन के लिए भी एच सेम है, मास प्रोटॉन का अलग है इलेक्ट्रॉन से, वो आपको रखना, ई रखना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से में तीनों चीजें रखी, तो हमको मिल जाएगा 0.286 अपान स्क्वायर रूट ऑफ बी। ये एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर लिया। तो आप यदि प्रोटॉन का क्वेश्चन आए, यदि प्रोटॉन का क्वेश्चन आए तो आप सीधा इतना रख देना, तो काम आपका चल जाएगा, मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अल्फा पार्टिकल आए तो अल्फा पार्टिकल के लिए एच तो वही है, मास 4, फिर वही चीज, ये 4 ग्राम है, इसको एवोगैड्रो से डिवाइड किया, फिर 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया और आपने रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है। और
ई कितना है, 2 यूनिट है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2, ये सब रख दोगे तो सीधा रिजल्ट मैंने ये निकाल दिया 0.101 अपॉन v, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये आपको, ये जो शॉर्टकट फार्मूले हैं इनसे आप सीधे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन आता है, सीधा ये याद होना चाहिए 12.3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ। तो समझ आ गई बात कि नहीं आई? क्यों बच्चों? यस सर। तो फटाफट लिख ले, ये शॉर्टकट वो फार्मूले जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा के लिए पूछे गए हैं एग्जाम में, वो आप सीधे लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन के लिए इसको अपन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता। मैंने पहले लिखा था कि यदि आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया जाए, त्वरित किया जाए, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की E इंटू वी के बराबर होती है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी बात समझा रहा हूं, कहा कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपने 11th क्लास में फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी होगी, पढ़ी है, गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों का अणुगति सिद्धांत में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, PV इक्वल टू, ये देखो, PV इक्वल टू 1/3 mnv स्क्वायर। पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने ये वाला फार्मूला? P क्या हो गया, दाब, V क्या हो गया, आयतन, ठीक है, 1/3 तो हो गया, M क्या हो गया, गैस अणु का द्रव्यमान, ठीक है, N क्या हो गया, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, और V हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो होती है RMS वेलोसिटी होती है, VRMS, जिसे अपन बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, आप जानते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ एक अणु है और यहाँ एक अणु है और उस अणु का द्रव्यमान। ध्यान से सुनना, ये M और N को हम समझते हैं जरा सा, ठीक है, इस M और N को समझते हैं। यदि अणुओं की संख्या का मान है, यदि मैं अणुओं की संख्या का मान ये रख दूं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एवोगैड्रो सब जानते हैं, तो अणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो और एक अणु का द्रव्यमान हो, तो इसको आप बोलने लगते हैं अणुभार। ये हो गया अणुभार M, ये V हो गया RMS वेलोसिटी, ये 1/3 M इंटू N, M एक अणु का द्रव्यमान है और N एवोगैड्रो नंबर है। अगर एक अणु के द्रव्यमान में एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अणु भार आ जाएगा। अब भी आपने यही तो किया, एक अणु का भार निकाला था तो अणु भार बटे एवोगैड्रो नंबर किया था, तो यहाँ पर ये M आ गया। आपने कई जगह ऐसा लिखा देखा होगा कैपिटल M, तो कैपिटल M ये हो गया आपका अणु भार, M इंटू Na इक्वल टू कैपिटल M, जो कि होता है गैस का अणुभार, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, ये आपका आ गया PV, और आप जानते हैं कि PV इक्वल टू RT होता है, RT, क्योंकि अब आप एक मोल गैस ले रहे हैं, ये एक मोल का भार होता है, इसे आप बोलते हैं एक मोल का भार,
एक मोल के भार को ही तो अणुभार बोलते हो। जैसे ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 32, तो वो एक मोल का भार है। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32, तो वो एक मोल का भार है। एक मोल माने एवोगैड्रो नंबर के बराबर अणुओं का भार है। तो अपन ने एक अणु के भार में एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो अणु भार आ गया, और अणु भार के बराबर मैंने ये m ले लिया, और पीवी इक्वल टू आर टी होता है। मैं पीवी इक्वल टू आर टी भी लिख सकता हूँ, आर टी इक्वल टू 1/3 mv², ये आ जाएगा फार्मूला। तो ये आप जल्दी से लिख लो, ये आप जल्दी से लिख लो। v कौन सा है? ये आर एम एस वेलोसिटी, आर एम एस वेलोसिटी। हो गया? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3RT/m। ये 3RT/m, v की जगह v² की जगह ये आप यूज कर सकते हो 3RT/n। पर ये क्या हो गई? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अब आपको कभी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दी जाए तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², आर एम एस यूज करना, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करना तो आप क्या निकाल सकते हो? डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हो। लैम्डा इक्वल टू, आपने अब भी देखा था, √2 ke/m। तो आपको काइनेटिक एनर्जी यदि यहां पर निकालना हो तो आप यूज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ये लिख लो पहले, फिर मैं निकलवा ही देता हूं इसको। लिखा हमने लैम्डा इक्वल टू h/mv। इस v को यहां डाल दो। ऐसे भी कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी उसको शिफ्ट कर सकते हो, दोनों तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो लैम्डा इक्वल टू h/m √3RTY, ये कैपिटल M है, ठीक है, ये कैपिटल M है। आप इसको चाहें तो वापस फिर से किसमें कन्वर्ट कर दें, इस कैपिटल M को। ये लिख लिया सबने। मैंने दो डायरेक्शन दे दिए इसमें, आपको मोलर मास से रिलेटेड बात भी समझा दी और अकेले एक अणु से भी बात समझा दी। तो अब भी आपने क्या लिखा था बताओ? स्मॉल m इंटू स्मॉल n काय के बराबर था? ये यदि मैं n का वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के बराबर ले लूं, Na ले लूं, तो ये आपको क्या मिल रहा था? कैपिटल M। तो स्मॉल m काय के बराबर हो गया? बोलो, m/Na के बराबर हो गया। तो ये मैंने वापस फिर से इस m को, क्योंकि ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, ठीक है, मैंने यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पर मोल के हिसाब से बात कर दी, इसको वापस फिर से इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, m को m इंटू Na। तो m को मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप दोबारा लिख लेना, m इंटू Na, ये लिख दिया मैंने। अब
R अपान Na, ये जो R अपान Na होता है इसको हम बोलते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने, अलग से लिख लेना। फिर से मैंने दोबारा इसको इसलिए बताया कि आपको दो डायरेक्शन में कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी पर मोल दे देते हैं तो फिर आपको मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा, तो आपको उस हिसाब से मैंने यहाँ पे फिर से कर दिया। तो लैम्डा इक्वल टू 3RT अपान M इंटू Na। R अपान Na को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया R अपान Na। और बच्चों आप इसको अंदर ले जाओ, इसको आप अंदर ले जाओ, तो आपको लैम्डा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, H अपान ये m स्क्वायर हो जाएगा 3m स्क्वायर, टी का टी लिख दिया, R अपान Na को K लिख दिया, K बोल्ट्जमैन, K भी कर देता हूं, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, अपान m, और इसका स्क्वायर रूट ले लिया आपने, इस एक m से m कैंसिल हो गया, ये आ गया लैम्डा इक्वल टू H अपान 3KTm। ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल टू H अपान अंडर रूट 3KTm। ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इस तरह से आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन दिखता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो इतने ताप पर, इतने ताप पर इतने का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो, यदि उसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये दिया गया हो, वो दिया गया हो, तो आप निकाल सकते। तो बताओ, ये बात क्लियर हो गई आपको सबको अच्छे से? ये बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से सबको? ये नहीं हो पाई, बताओ जल्दी। आपने, ये सबसे सिंपल फार्मूला है फिजिक्स में, 1/3 के ये mn_v स्क्वायर पीवी इक्वल टू 1/3 mn_v स्क्वायर, तो सबसे सिंपल फार्मूला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, उसी से मैंने ये डेराइव कर दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कितनी चीज इसमें है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू H सब जानते हैं अपान अंडर रूट 3, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T is the temperature in the Kelvin, M is the mass of one molecule। क्योंकि आपने क्या किया था, अब भी ये स्मॉल m है, एक मॉलिक्यूल का मास, और इसमें अगर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा कैपिटल M, जो कि मोलर मास कहलाता है। तो मैंने यहाँ जो कह रखा था वो मोलर मास आपको समझाने के लिए कि आपको कई बार कैपिटल M दिया जाता है और आप स्मॉल m समझ गए होते हो, या कभी कभी मतलब गड़बड़ ना हो आपसे, इसके लिए मैंने ये लिख दिया था। और फिर वापस मैंने इसी का यूज किया यहाँ पर, ये देखिए, या R अपान Na, M इंटू Na, वापस M इंटू Na मैंने वापस फिर से कर दिया, जहाँ n का, ये n का वैल्यू लिया मैंने, आप n का वैल्यू 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, करोड़ ले सकते हो, Na ले सकते हो। तो आपने यहाँ पर Na ले लिया। आप बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो? सर वोल्ट्जमैन का ये मान कितना होता है कांस्टेंट का? R का वैल्यू अपान Na, R अपान Na, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप निकाल लेना। अब R का वैल्यू क्या होता है, R क्या होता है बताओ, सबको याद होना चाहिए R का वैल्यू क्या होता है। गैस कांस्टेंट कितना होता है? 0.0821। कितनी देर लगेगी? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल में है, ठीक है। और जूल को कन्वर्ट करना अर्ग में, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल होता है, ठीक है। तो आप निकाल लेना उसको। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना,
इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। फोटोन लाइट जिसे आप बोलते हो, लाइट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो कब वही लाइट कब वेव की तरह काम करेगा और वही लाइट कब पार्टिकल की तरह काम करेगा, वही इलेक्ट्रॉन कब पार्टिकल की तरह काम करेगा, वही इलेक्ट्रॉन कब वेव की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसके आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टिकल नेचर। जैसे काफी इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन या फोटॉन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यार हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विद्युत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। और बोलो इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन बच्चों, वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फिलामेंट को तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिलामेंट को जब हम करंट से गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उन्हें थर्मायन्स बोलते हैं। आपने तापायनिक उत्सर्जन हिंदी में, तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, माने जब आप फिलामेंट को गर्म करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन का निर्गमन होता है वह पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अच्छे से लिख लेना तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, ये कुछ है ऐसे एग्जांपल्स जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। अब वेव नेचर को एक्सप्लेन करने वाले एग्जांपल्स ऑफ वेव नेचर, वेव नेचर को एक्सप्लेन करने वाले। तो ये सब फिजिक्स में एक्चुअली क्या है, ये जो पोर्शन है, जैसे आप कॉम्पटन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, केमिस्ट्री में नहीं आते हैं, केमिस्ट्री में इनका नाम दिया है। केवल ये कि फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में इनकी जरूरत पड़ने पे कुछ एप्लीकेशन आपको दिए जा सकते हैं। एक्चुअल केमिस्ट्री, एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर, 75% एटॉमिक स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ द फिजिक्स। और केवल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हंट, पाउली, अबाउ रूल, जो कि आपको केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं। केमिस्ट्री के जितने भी आप ये देख रहे हैं, कॉम्पटन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये केमिस्ट्री का, वैद्युत अपघटन फिजिक्स का भी है। ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन, ये सब फिजिक्स के पोर्शन है। और वेव नेचर, ये जैसे पोलराइजेशन माने ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विवर्तन, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। और तीसरी बात ओवरलैपिंग, जिसे आपने इंटरफेरेंस, अतिव्यापन, इंटरफेरेंस, अतिव्यापन, ये सब वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, सब वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब को आप केमिस्ट्री में, भाई प्रकाश की यूनिटी अलग है जिसमें आपको प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का क्या बोलते हैं अतिव्यापन, ये चीजें आपको वहां पर पढ़ना है डिटेल में। यहाँ तो सिर्फ नाम लिखेंगे, मैं फिजिक्स की ऑप्टिक्स यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने ब्रैग इक्वेशन पढ़ा होगा विवर्तन में, ब्रैग लॉ,
पढ़ा है फिजिक्स में ब्रैग समीकरण कि नहीं पढ़ा? फिजिक्स में ब्रैग समीकरण बताओ, पढ़ा होगा ना फिजिक्स में ब्रैग समीकरण, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। यार ये पढ़ा होगा बिल्कुल, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, बगैर इसकी कैसे हो जाएगी आपसे एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो ये these are the completely part of the physics, ठीक है। और आप इसे स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स में, जो सर आपको फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे। और केमिस्ट्री में ये थोड़ा बहुत दिया रहता है, तो मैं इनका कल आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। आज की क्लास बताइए पूरी तरह से सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि नहीं? तो बच्चों आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि नहीं आई? फिर से वेव का नेचर भी आपने देखा, पार्टिकल का नेचर भी आपने देखा। हम इसे वेविकल नाम देने लगते हैं। वेविकल, वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो वेव और पार्टिकल दोनों मिल जाएं तो वेविकल हो जाता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन आजकल वेविकल हो गया है, ठीक है। चलिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, हर चीज को लिखना है, हर चीज के नोट्स बनाते चलिए साथ में। ऐसा मत करना, ऐसा कभी मत करना कि अभी तो मैं केवल समझूंगा और दोबारा जब पढ़ूंगा तब नोट्स बनाऊंगा, कोई गलती नहीं करेंगे। साथ में पढ़ना, साथ में लिखना, स्पीड भी बढ़ाइए आप लिखने के साथ साथ में, साइमल्टेनियस सोचना, समझना, एप्लीकेशन कि हाँ यार सर ने हमको ये बताया था, यहाँ पे ये बताया था, इसका ऐसे होगा, अब हो गया ऐसे। मतलब सेम टाइम में मल्टीपल एक्शन वर्क करना चाहिए, ठीक है। कई स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर हम अभी तो वे समझ ले रहे हैं पूरा, तो मैं समझाता हूँ समझ ले रहे हैं का क्या मतलब होता है। आप समझिए, लिखिए, सोचिए और उनको वाइड रेंज में माइंड में एप्लीकेशन कीजिए माइंड में। हाँ यार कि काइनेटिक एनर्जी को इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं, एम का मतलब ये ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसको रिलेट करते हैं। तो ऐसी सारी बातें आपको माइंड में अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। यही सिद्धांत है सक्सेस का। शॉर्टकट कभी भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता, कभी भी जीवन में कभी भी नहीं दिला सकता, किसी भी एग्जाम में नहीं दिला सकता। कोई बोलता है कि उसने थोड़ा शॉर्टकट पढ़ा था, पर उसको आता सब कुछ था। अब जैसे आप ये पूरा पढ़ चुके, मैंने पूरी थ्योरी बोल दी, हाँ अब आप शॉर्टकट कुछ फार्मूले जो आपको देखने हैं वो आप देख लोगे, बाकी सब चीज की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी। तो ओवरऑल 11th और 12th की कंप्लीट थ्योरी अच्छे से समझना, तो इससे ब्रेन डेवलप होता है, आपका सोचने का तरीका बदलता है। ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए ये चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी। चलिए रखते हैं, थैंक यू।